अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुए। इससे पहले हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपके साथ शेयर करनी है जो बेसिकली आजकल डेवलपमेंट हो रही है इमिग्रेशन के अंदर, उसके हवाले से जो मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट है लोगों को। तो जो भी मुझे बीच में मौका मिला कॉल्स के अंदर, तो मैं ज़रूर ज़रा उनको भी थोड़ा गैप दे के जानबूझ के मैं थोड़ा सा उन चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहली, जो आजकल मैं बोलता हूँ कि नोन है, पॉपुलर तो नहीं कह सकता, नोन है, वो है लोग ये कह रहे हैं कि जी 30 जून को हमारी डेडलाइन होगी है ईयू सेटलमेंट स्कीम की। अब क्या हम लोग लेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, यानी ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंडर ईयू रेजिडेंट कार्ड के लिए अगर हम ई एन फैमिली सॉरी मेंबर है, यानी कि फैमिली मेंबर भी नहीं, हम डायरेक्ट ई ए मेंबर है, तो अभी भी होम ऑफिस की वेबसाइट पे आप ईयू सेटलमेंट स्कीम की एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर आप ई ए नेशनल हैं, एज लॉन्ग एज आप रीजनेबल ग्राउंड्स दें होम ऑफिस को कि क्यों आपने 30 जून को एप्लीकेशन नहीं की। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट पहली बात आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करके मुझसे पूछते हैं कि तारिक भाई, हमें पता है कि 30 जून को हमारी डेडलाइन गुजर गई है, लेकिन फॉर वेरियस रीजंस हम लोग एप्लीकेशन नहीं डाल सके, क्या हम अभी भी अपनी प्री सेटल स्टेटस के थ्रू ईयू सेटलमेंट स्कीम के थ्रू एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं? द आंसर इज़ येस। ज़ाहिर बात है कि जो रीज़नेबल ग्राउंड्स आपने देने हैं होम ऑफिस को, वो होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि उन रीज़नेबल ग्राउंड्स को जो लेट एप्लीकेशन के वो एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ये तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो मैं ज़िक्र करना चाह रहा था। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़बरानो केसेस के बारे में। उसमें जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक होम ऑफिस की पॉलिसी ज़बरानों की नहीं आई है कि जिसमें हमें ये पता हो कि होम ऑफिस लेट एप्लीकेशंस को किस तरीके से कंसिडर कर रहा है। तो आया आप ज़बरानों की लेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं, उसको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बड़े आराम से एड्रेस कर लिया। मैं एक और चीज़ अब बात करना चाहता हूँ कि लोगों को जो दो मिसकंसेप्शंस हैं ज़बरानो केयर के बारे में। एक लोगों को मिसकंसेप्शन है कि जी क्या हमारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ज़बरानो केयर के लिए, या मियाँ बीवी भी ज़बरानो केयर हो सकते हैं? तो इन शॉर्ट बिल्कुल मियाँ बीवी भी ज़बरानो केयर हो सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट जो ज़बरानो केयर की पॉलिसी गाइडेंस है उसमें होम ऑफिस ने ये भी बोला है कि या तो आप बच्चे के सोल रिस्पॉन्सिबल हों या आपकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बच्चे की देखभाल के लिए। ज़ाहिर बात है कि जब जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वहाँ दे रेफरिंग टू फादर एंड मदर या स्टेप पेरेंट्स की बात हो रही होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए जानना कि अगर आप मियाँ बीवी हैं तो आप दोनों भी ज़बरानो केयर बन सकते हैं। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए, मैं डिटेल में तो केस की नहीं जाना चाहता, लेकिन जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके जो स्पाउस हैं वो ऑलरेडी ब्रिटिश सिटीज़न हैं, तो फिर ज़रूर कॉम्पिटेंट एडवाइस लेके ज़बरानो का केस डालें। बिकॉज ज़ाहिर बात है जब आप ज़बरानो केयर का केस डालते हैं तो आप क्लेम ये कर रहे हैं कि जी अगर मैं ये कंट्री छोड़ के जाता हूँ तो ये जो ब्रिटिश चाइल्ड है इसको भी ये कंट्री छोड़ के जानी पड़ेगी। लेकिन अगर एक स्पाउस या पेरेंट बच्चे का ऑलरेडी ब्रिटिश सिटीज़न है तो द कोर्ट कैन टर्न अराउंड एंड से होम ऑफिस भी कि जी अगर आप कंट्री छोड़ के भी जाते हैं, बच्चे को कंट्री छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जो दूसरा पेरेंट है वो ब्रिटिश सिटीज़न है, अनलेस आपके सर्कमस्टांसिस फैमिली के ऐसे हैं कि वो जो अकेला पेरेंट है वो बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता, एंड दैट पेरेंट वुड आल्सो हैव टू लीव द यूनाइटेड किंगडम। सो कहने का मतलब है कि दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट। कहने का मतलब है कि वो केस टू केस मैटर करता है। तो ये मैंने पहली दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी। अब आई नो थोड़ा लोग थोड़ा वेट अगर आप कर लें प्लीज़, बिकॉज मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा एड्रेस कर लूँ पहले। उसके बाद आ जाती है बात कि इस वक्त EEA 2016 एप्लीकेशंस, बिल्कुल अभी भी लोगों की EEA 2016 रेगुलेशन की एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं। लोगों ने जून 30 से दिसंबर से पहले एप्लीकेशंस की हुई थी और उन एप्लीकेशंस का जवाब नहीं दिया होम ऑफिस ने, या वो एप्लीकेशंस पेंडिंग रह गई या वो एप्लीकेशंस अपील में चली गई। और जिन लोगों की अपील्स उसके बाद अलाउ हुई हैं अंडर रेगुलेशन 2016, एक होम ऑफिस जनरल लेटर उनको सर्कुलेट करके दे रहा है। उस लेटर में, और ये बात ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर अपनी अपील्स अंडर रेगुलेशन 2016 जीती हैं,
ان کو ایک سٹینڈرڈ لیٹر ہوم آفس ایشو کر کے دے رہا ہے. اس سٹینڈرڈ لیٹر کے اندر ہوم آفس ان کو یہ بول رہا ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی اپیل الاؤ ہوگی انڈر EA 2016 ریگولیشن. ہاؤ ایور 2016 ریگولیشن دسمبر کے بعد ختم ہو گئی ہیں اور ہم لوگ بریکسٹ میں بھی آ گئے, یعنی کہ جو ہمارا پیریڈ ہے وہ بھی ختم ہو گیا. جو پیچھے بات رہ جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے EU سیٹلمنٹ اسکیم کی. ہم نے اسیس کیا آپ کا کیس EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ EU سیٹلمنٹ اسکیم کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کرتے بیکاز آپ کو کبھی EA 2016 ریگولیشن کا ریزیڈنٹ کارڈ ایشو نہیں ہوا. اب ساری بات ہے, کافی لوگ پریشان ہو گئے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے اپیل اپنی جیت لی ہے تو ہوم آفس کیوں ہمیں ویزا ایشو کر کے نہیں دے رہا. اب یہ وہاں وہ گرے ایریا آ گئے ہیں جب میرے خیال سے ہوم آفس کو اپنی پالیسی کو بہتر طریقے سے بنانا چاہیے تھا ٹرانزیشنل ارینجمنٹس کے اندر, جبکہ اسپیشلی ان کو پتہ تھا کہ یہ اپیلیں بیچ میں آنے لگی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی انلیس ہوم آفس کا سٹینس چینج ہو جائے, جو کہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا تو ویل شیئر ود یو, تو جو واحد ریمیڈی آپ کے پاس ہے, یعنی کہ جو حل ہے اس چیز کا, وہ ہے کہ آپ کو جوڈیشل ریویو اپلیکیشن ڈالنی پڑے گی اگینسٹ دا ہوم آفس. بالکل یہ بات درست ہے کہ آپ کہیں کہ جب میں اپنی اپیل جب جیت گیا ہوں تو مجھے کیوں اور پیسے لگانے کی ضرورت ہے جوڈیشل ریویو کے اندر. لیکن آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو ٹیل یو کہ دیٹ از دا اونلی ریمیڈی اویلیبل فار یو. پھر وہ الگ بات ہے کہ جب وہ سارے کیسز جوڈیشل ریویو میں اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر شاید کوئی نہ کوئی فائنڈنگ ان کوہورٹ کیسز کی آ جائے, پھر اس کے حساب سے امپلیمنٹیشن ہوگی. سو تھینک یو سو مچ آپ کے پیشنس کا, پر آئی تھاٹ کہ میں سمری تھوڑی سی دے دوں, اٹ بی امپورٹنٹ فار پیپل. اب ہم اپنے کالس کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم سر, اینڈ تھینک یو فار یور پیشنس فار ویٹنگ. ہلو جی, میں نے فون کیا ہے, میرے کو پوچھنا تھا. جی میں پروگرام دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ بتاتے ہیں جیسے میرے ہسبینڈ نا EU سٹیزن ہیں اور یہاں پہ کافی سال سے رہ رہے ہیں اور ان کو سیٹلمنٹ ملا ہوا ہے. مجھے بھی میرے پیرنٹس کا ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا 5 مہینے ہو گئے ہیں میرے ہسبینڈ کے پیپر سے EU سیٹلمنٹ کا, پر ابھی تک نا ہوم آفس سے جواب نہیں آیا کوئی. اوکے دیکھیں, سوری آپ کا بس یہی سوال ہے یا کوئی اور بھی سوال ہے؟ جی نہیں, یہی سوال ہے بس. تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. دیکھیں بڑی کامن چیز ہے اس وقت, اور یہ بہت سارے کیسز کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جنہوں نے EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تھرو فیملی پرمٹ اپلائی کیا تھا, ہوم آفس نے کافی کیسز میں ابھی تک ان کے جواب نہیں دیے. آئدر یہ اس وجہ سے کہ کووڈ کی وجہ سے کام کم ہے ان کے اوورسیز ڈپارٹمنٹ کے پاس, مطلب اسٹاف کم ہے جس کی وجہ سے پائل اپ ہو گئے ہیں کیسز, یا کوئی اور وجہ ہے. بٹ اٹ از نو انڈیکیشن کہ آپ کا کیس اتنا مشکل ہے کہ ان سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا. اٹ از پیورلی این ایڈمنسٹریٹو ایشو کہ مے بی ان کے پاس ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ یہ سارے کیسز پائل اپ ہو رہے ہیں. تو اس میں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. صرف میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا پلیز کہ آپ پیشنٹلی ویٹ کریں اور ویٹ کریں کہ ہوم آفس کب ڈیسیجن دیتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے MP سے رابطہ کر سکتے ہیں تھرو ای میل, اور جو آپ کا MP ہے وہ رابطہ کرے گا ہوم آفس کے ڈپارٹمنٹ سے, اینڈ دین دے کین کم بیک ٹو یو. لیکن کنسیڈرنگ کہ کووڈ کا ٹائم ہے, آئی وڈ اسٹرانگلی میں آپ کو انفارمیشن اس نوعیت کی دینا چاہتا ہوں کہ بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. اب اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور کالر کی طرف جائیں, میں نے ریکویسٹ کی تھی پیچھے کہ پلیز مجھے یاد لا جائے گا, کیونکہ میں نے 2-3 اور باتیں بھی لوگوں سے کرنی تھیں. تو میں کیونکہ بہت لاسٹ ویک میں شو بھی نہیں کر سکا اور بیچ میں تھوڑی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں چیزوں کی, تو میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, بیکاز کافی لوگوں کو یہ کامن چیزوں کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم جو ایک اور ایشو ہے لوگوں کو, اور میں اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. وہ آ جاتا ہے جو گریجویٹ ویزا ہے. اس میں لوگوں کو اسٹوڈنٹس, اب گریجویٹ ویزا کیا ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اسکیم 1 جولائی کو نکالی تھی کہ جو گریجویٹس ہیں اس کنٹری کے اندر, یعنی کہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں اور وہ ماسٹرس کر رہے ہیں, گریجویشن کر رہے ہیں, وہ سوئچ کر سکتے ہیں گریجویٹ ویزا کے اوپر, جو کہ اگر آپ عام لفظوں میں جو لوگ پرانے جانتے ہیں وہ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا تھا. تو 1 جولائی کو گریجویٹ ویزا شروع ہو گیا, اور کافی لوگوں کو یہ پرابلم ہوئی کہ ہماری ابھی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, اور اگر ہماری ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی تو ہم گریجویٹ ویزا کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. بیکاز گریجویٹ ویزا کی جو ایک کی کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر ہوں, اور اسی ویزے کے دوران آپ نے اپنی جو لاسٹ نون ڈگری ہے وہ کمپلیٹ کی ہو.
اور ظاہری بات ہے کہ کافی اسٹوڈنٹس کو یہ ایشو آیا کہ ہمارا اگر ویزا ختم ہو رہا ہے اور ہماری ڈگری ابھی مطلب جولائی سے پہلے تو ہم اس کو کیا کریں. تو جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے ان کو یہ بھی انفارمیشن دی کہ اگر آپ انشورنس ٹیم سے بات کریں اور کسی وجہ سے اگر آپ کو ایکسٹینشن مل جائے جو کہ کافی لوگوں کو ملی ہے تو پھر آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور پھر دیکھنے کو آئے گا کہ آپ گریجویٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں. تو کافی لڑکوں نے یہ کر کے گریجویٹ ویزا اپلائی کیا اور بالکل گریجویٹ ویزا پہ اس وقت ٹائم لگ رہا ہے. تو میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے گریجویٹ ویزا اپلائی کیا کہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے اپلائی کیا اور وہ آپ پریشان ہیں کہ انہوں نے ابھی تک ڈیسیجن کیوں نہیں دیا, کیونکہ گریجویٹ ویزا پہ بھی اس وقت ڈیسیجن دینے میں ٹائم لگ رہا ہے پیورلی بیکاز آف آئی تھنک کووڈ کی وجہ سے جو پریشر ہے ہوم آفس کے اوپر. بیچ میں ہم کالز بھی لیتے ہیں, اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو میم؟ جی I have an inquiry about my brother visa. جی Like وہ یہاں پہ 10 سال پہلے تھے, تو یہاں ان کی شادی ہوئی تھی. لڑکی برٹش تھی, ان کا بھی انڈیفینٹ ویزا تھا, لیکن کچھ پرابلم کی وجہ سے ان کا لائک it wasn't like working. So then they like decided to get separate. And then وہ لڑکی نے اس پہ کچھ لائک کچھ کیس وغیرہ کیا ہوگا, تو اس کو 3-4 months کا پریزن ہوا تھا. But in that between, like my father came over here, so he decided that we don't want to like یہاں پہ نہیں رہنا ہے. تو انہوں نے آفیسر کو بولا کہ مجھے لائک ڈپورٹیشن دے دو, مجھے پریزن بھی ختم نہیں کرنا ہے اور اب یہاں نہیں رہنا. تو لائک ایسا لیٹر ہم نے پورا بنایا with solicitor and other officers that we want to like get deported from this country. انہوں نے سائن بھی ان کا اس وقت لیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ لیٹر پہ سائن بھی کرو کہ لائک ہم آپ کو ڈپورٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ خود جا رہے ہو اس کنٹری سے. بٹ اس کو اب 10 سال ختم ہو گئے ہیں اس چیز کو, اینڈ ہی از لائک سیٹلڈ بیک ان ہز اون کنٹری, بٹ اس کو واپس یہاں آنا ہے لائک آن وزٹر ویزا اور اینی تھنگ. سو کین ہی اپلائی ناؤ, اور اس کی ویزا ریجیکٹ ہو سکتی ہے اس وجہ سے. alright, thank you so much for your call. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ وہ والنٹری ریٹرن گئے یا ڈپورٹ ہو کے گئے. موسٹ لائکلی آئی تھنک والنٹری ریٹرن پہ گئے ہوں گے, تو کیونکہ اس پہ اتنا زیادہ ٹائم لیپس ہو گیا بالکل وہ ری انٹری کے لیے اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ ہوم آفس جو بھی وہ ری انٹری اپلیکیشن کریں اس پہ وہ ویزا دیتے ہیں یا نہیں دیتے. بیکاز فار ایگزامپل اگر وہ اپلائی کرتے ہیں وزٹ ویزا, تو اس میں ہوم آفس یہ کہتا ہے کہ وی وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ یو آر اے جینون وزٹر. اب کیونکہ ان کی پریویس امیگریشن ہسٹری کی وجہ سے دیر از اے پاسبلٹی کہ کیس ورکر یہ سوچے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ شاید واپس نہ آئیں بیکاز آپ نے اس زمانے میں یہ چیزیں کی تھیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انلیس ہی میکس اے نیو ایپلیکیشن اٹ ول بی ان لائکلی کہ کوئی بھی اسیسمنٹ ہو سکے کہ بھئی وہ کس طریقے کا بیہیویئر ہوم آفس شو کرے گا. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ اگر وہ ڈپورٹ ہوئے ہوتے تو پہلا سٹیپ ہوتا کہ آپ ریووکیشن آف ڈپورٹیشن آرڈر کے لیے اپلیکیشن ڈالتے ہوم آفس میں بفور میکنگ اینی اپلیکیشن فار انٹری کلیئرنس ویزا. اب وہ جو ریووکیشن اور ڈپورٹیشن آرڈر کی اپلیکیشن شاید میں ازمپشن لے رہا ہوں بہت بڑی, ڈالنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے بولا کہ انہوں نے والنٹری ریٹرن کیا اپنے آپ کو, ڈپورٹ نہیں ہوئے. زیادہ تر جو لوگ ڈپورٹ ہوتے ہیں وہ والے ہوتے ہیں جن کی سزا 12 مہینے سے اوپر ہو. سو تھینک یو سو مچ فار یور کال, اور آئی تھنک وہ بالکل دوبارہ ٹرائی کریں اینڈ دین سی کہ ان کو کیا جواب ہوم آفس دیتا ہے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر. جی وعلیکم السلام بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہوم آفس والے اپنی مسٹیک کو ایکسیپٹ کریں اور آپ کی اپلیکیشن کو ریکنسیڈریشن کے لیے ایکسیپٹ کریں کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے, اور میری سسٹر کا کے تحت جی تو انہوں نے مجھے ایز اے یورپین سمجھ کے اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی. تو ابھی ہم دوبارہ ان کو کیا کیونکہ میں برٹش ہوں تو وہ فال کرتی ہے ابھی بھی اس کیٹیگری میں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے واقعی ہم سے مسٹیک ہوئی ہے تو ہم ریکنسیڈر کرتے ہیں اس کو. تو اس میں کیا چانسز ہو سکتے ہیں, پازیٹیو چانسز ہوں گے؟ alright, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا میرے بھائی. مجھے کان میں بولا گیا کہ طارق بھائی ابھی ہمارا بریک کا بھی ٹائم ہے, تو وی گونا گو آن اے بریک, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بریک پہ واپس آ کے میں سب سے پہلے آپ کا سوال کا جواب دوں گا اینڈ دین ویل ٹیک سم مور کال. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹس گو آن اے بریک. بریک پہ واپس آ کے ویل ٹیک سم مور کالس. سو سی یو آفٹر دا بریک.
वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले किसी ने कॉल की, उन्होंने कहा कि होम ऑफिस ने अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया और रिकन्सिडरेशन के लिए हमें बोला गया है और हमारे केस में मेरिट कितना है। तो अनफॉर्चुनेटली पेपर पढ़े बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन यही बहुत अच्छी बात है कि होम ऑफिस ने रिकन्सिडरेशन के लिए आपको बोल दिया। दैट इटसेल्फ इज़ अ विन विन फॉर यू कि कम से कम होम ऑफिस ने ये बात एडमिट कर ली है कि दे वर रॉन्ग इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अब कोई गारंटी नहीं है कि सेकंड टाइम जब डिसीजन आएगा आपके फेवर में आएगा। हम लोग सिर्फ दुआ गो हो सकते हैं कि आई होप द डिसीजन इज़ इन योर फेवर, बट विदाउट रीडिंग द पेपर्स नोबडी कैन से एनीथिंग, बट आई कैन ओनली विश द वेरी बेस्ट फॉर यू। सो थैंक यू फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, एक्चुअली मैंने अपना एक प्रॉब्लम आपसे शेयर करना था। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने अपने 5 इयर्स कंप्लीट किए यहाँ पे। मैं आई थी स्पाउस वीज़ा पे, और हुआ ये कि हमें किसी ने गलत गाइड किया, तो हमने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, बट वी हैव टू अप्लाई फॉर लीव टू रिमेन। तो जी, फिर मैंने जब नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद 6 मंथ्स कंप्लीट करके जो है मेरा डिसीजन उन्होंने किया, लेकिन रिफ्यूज हो गया। ऑफ कोर्स मेरा BRT एक्सपायर हो गया था मार्च में, तो 8 जून को मेरा डिसीजन आया। उसके बाद उन्होंने रिफ्यूज किया, फिर हमें समझ नहीं आया। फिर आपको पता है अब आजकल थोड़े हालात बेहतर हुए, फिर हमने सोलिसिटर से अब जाके हम लोगों ने हेल्प ली। तो मैंने अप्लाई किया है लीव टू रिमेन के लिए। अब मैं ये चाह रही थी कि इसका आउटकम क्या आएगा, मैं एक तो ये पूछना चाह रही हूँ, और इसमें और क्या हो सकता है। हम काफ़ी परेशान हैं हम लोग इस बारे में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपको पता नहीं था कि रादर देन अप्लाइंग फॉर सेटलमेंट आपने नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन डाल दी। मैं उस चीज़ पे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि आया जब नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन का जवाब आया कि आपको सेटलमेंट डालनी चाहिए थी या लीव टू रिमेन एप्लीकेशन डालनी चाहिए थी, तो मैं उसके ऊपर अब बात नहीं करूंगा, बिकॉज दैट थिंग इज़ इन द पास्ट नाउ। कि आया जब नेचुरलाइजेशन का जवाब आया था एंड दे सेड यू मेड द रॉन्ग एप्लीकेशन, should you have gone back and made the settlement application या leave to remain application। तो मैं उस कौन सी application करनी चाहिए थी मैं उसकी अब बात नहीं करूँगा। It's decided now कि आपने leave to remain application की है। तो देखें वो सब बात होती है केस के मेरिट के अंदर, बिकॉज अगर आप एक दफ़ा ओवरस्टेयर बन जाएं तो फिर आपको 2 में से एक कंडीशन को मीट करना पड़ता है, और तीसरी तो ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट की है। तो जो 2 में से एक मेन कंडीशन होती है, अगर आप एक दफ़ा ओवरस्टेयर बन जाए और आप स्पाउस वीज़े के लिए एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं, तो पहली मेन कंडीशन होती है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में बच्चे हैं, और वो ज़ाहिर बात है ब्रिटिश होंगे बिकॉज आपके जो स्पाउस हैं वो ब्रिटिश सिटीज़न है या इंडेफिनिट है उनके पास, तभी आपके पास स्पाउस वीज़ा था। तो ब्रिटिश बच्चों के साथ नॉर्मली वो पेरेंट को वीज़ा 10 ईयर रूट के ऊपर दे देते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपके बच्चे हैं या नहीं, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं आपकी रिलेशनशिप में, चाहे आपके स्टेप चिल्ड्रन भी हों, तो देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आपको वो अपेंडिक्स FM के अंदर 10 ईयर रूट के ऊपर वीज़ा दे देंगे। सेकंड चीज़ होती है अगर आपने ओवरस्टेयर है और आपने लीव टू रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलेशनशिप अप्लाई किया हो, तो अगर बच्चे नहीं है रिलेशनशिप में, जो सेकंड टेस्ट होता है वो होता है इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल। होम ऑफिस ने बड़ी क्लियर गाइडलाइंस दी हैं कि व्हाट इज़ इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल। तो इसलिए मैं बहुत लोगों से बिल्कुल इनफैक्ट आज मैंने किसी का केस पढ़ा था जो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल के ऊपर था, लेकिन जब उन्होंने केस डाला तो वो सही तरीके से इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल नहीं बता सके होम ऑफिस को। फिर जब कोर्ट भी गए तो सही स्टैंडर्ड जो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का है वो नहीं बता सके, जिसकी वजह से जज ने भी उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी कि भाई आपके केस में इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल नहीं है। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा लोगों के, अगर आप रिलाई कर रहे हैं इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल के ऊपर, तो प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के थ्रू केस डालें जिनको पता हो कि इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल क्या होता है, क्योंकि जब आप उनसे डिस्कस करें अपने केस के सिनेरियो को, तो आप उनको बता सकें कि भाई ये मेरे केस की सिचुएशन है, आया मेरा केस इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल के स्क्वायर के अंदर बैठता भी है या नहीं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज़ होती है ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स, और यहाँ तो एक ट्रेल भी बना हुआ है कि आपसे एक मिस्टेक से एप्लीकेशन होगी विच वाज क्वाइट क्लियर फॉरवर्ड, बिकॉज आपकी इंटेंशन थी कि आप अपने आप को रेगुलाइज करके ही रखें। तो ऑफ कोर्स उधर एक ह्यूमन राइट का भी क्लेम आपका बनता है कि भाई ये मेरे से एक कंपैशनेट रीज़न की वजह से, कंपेलिंग सर्कमस्टांस की वजह से मेरे से गलती होगी। फिर सारी बात है कोविड था और इन एप्लीकेशंस के साथ फ़ीस अटैच्ड है और ये मेरी इस वक्त सिचुएशन थी, तो सारी बात है कि होम ऑफिस वहाँ भी अपनी डिस्क्रेशन आपके फेवर में इस्तेमाल
कर सकता है। तो अगेन जिस तरह मैं बोलूँ कि हमारा शो का फॉर्मेट आपको स्पेसिफिक एडवाइस देना नहीं है, हम सिर्फ आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैं यही दुआ गूँगा कि आपका केस कामयाब हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी आज सर ये ऐसे है कि पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपसे जब भी मशवरा लिया वो बहुत जबरदस्त रहा और हमेशा कामयाब रहा। थैंक यू सर। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने ना नेशनलाइजेशन सिटीजनशिप के लिए मई के महीने में ना अपनी एप्लीकेशन भेजी थी होम ऑफिस को। उन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले ईमेल की है कि आपका हमने जो है एक्सेप्ट कर लिया है और आपकी जो है वो सेरेमनी होगी। तो सर उसके बाद क्या मैं कौंसल से खुद रब्ता करूँ या कोई लेटर का इंतजार करना पड़ेगा? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए, मैंने तो वो लेटर आपका पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ अरसे पहले तक जो वो लेटर दे रहे थे, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ वो क्या था, क्योंकि मैंने तो आपका लेटर नहीं पढ़ा। हुआ ये था कि पहले ज़माने में ये होता था कि होम ऑफिस आपको लेटर देता था और कहता था कि इस लेटर के अंदर जो डिटेल्स हैं उनको आप फॉरवर्ड कर दें अपनी लोकल काउंसिल के साथ टेलीफोन पे बात करके या ईमेल के ऊपर, और लोकल काउंसिल आपको ओथ के लिए बुला लेगा। और नॉर्मली लोकल काउंसिल्स उसी वीक या उससे अगले वीक आपको ओथ के लिए बुला लेते थे, आप ओथ देते थे और उसी दिन आपको वो सर्टिफिकेट पकड़ा के दे देते थे कि यू आर ब्रिटिश सिटीज़न। आपको पासपोर्ट बेशक बाद में मिल जाता था। कोविड की वजह से ये हुआ है कि काफ़ी काउंसिल्स ने ओथ सेरेमनीज़ लिमिटेड कर दी। पहले तो बिल्कुल बंद कर दी, फिर लिमिटेड कर दी। अब डिपेंडिंग ऑन योर एरिया, बिकॉज जब आप अपनी एप्लीकेशन भरते हैं तो आप बोलते हैं कि कौन सी काउंसिल के अंदर मैंने ओथ देनी है, वो आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा था। अगर उस काउंसिल ने होम ऑफिस को बोला हुआ है कि अभी आप किसी को भी ना बोलें कि हमसे रब्ता करें ओथ सेरेमनी के लिए, तो फिर होम ऑफिस आपको कहेगा कि हमने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, वेल डन, लेकिन हम आपको लेटर नहीं दे सकते जो आप शेयर करें काउंसिल के साथ, बिकॉज काउंसिल ने हमें बोला है कि अभी दे आर नॉट एबल टू टेक एनी एप्लीकेशंस इन ओथ सेरेमनी के लिए। तो नॉर्मली वो वाले लेटर्स कुछ अर्से पहले तक इशू हो रहे थे। तो आया आपका वो वाला लेटर है, मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज मैंने लेटर पढ़ा नहीं है, लेकिन जो भी लेटर आपको इशू है उसमें क्लियरली लिखा होगा कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। ये मैंने प्रजम्पशन लेके आपको बताया कि रिसेंटली जो लेटर आ रहे थे वो इस नोयत के आ रहे थे कि हमने आपकी एप्लीकेशन तो अप्रूव कर दी है, लेकिन अभी आप ओथ सेरेमनी नहीं दे सकते बिकॉज काउंसिल ने हमें, आपकी लोकल काउंसिल ने मना किया है कि हम किसी को भी ना बोलें कि हमसे रब्ता करें। तो वो फिर जब काउंसिल खुद ग्रीन लाइट देगी होम ऑफिस को, तो आपको एक नया लेटर इशू होकर हो जाएगा कि जब आप काउंसिल से रब्ता कर सकते हैं। मैंने ऑफ कोर्स प्रजम्पशन लिया है कि ये आपके साथ हुआ है बिकॉज कुछ अर्से पहले तक ये हो रहा था लोगों के साथ। सो थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल की, विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तारिक भाई क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, और मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, थैंक यू। अच्छा तारिक भाई, मेरा सवाल है कि हमारा 7 ईयर रूट पे 2.5 साल का जो है वो एक्सटेंशन का भी ड्यू है 16 सितंबर को, ठीक है। तो उसमें ना हमने फी वेवर बिल डाला और हम यूनिवर्सिटी कर ले रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ पार्ट टाइम और वाइफ भी कर रही है पार्ट टाइम, ठीक है। तो हमने फी वेवर बिल डाला हुआ, हमें ना अभी 4 वीक हो गए हैं पूरे, ठीक है। और मैंने पूछना था कि उसमें अगर 16 सितंबर तक हमें अभी कोई जवाब ना आए तो उसके बाद पता है फिर जो लॉन्ग रेजिडेंसी का जो होता है वो कितना पीरियड, उस पर क्या असर हो सकता है, वो कितना उसमें जो हमें टाइम लगेगा, और फी वेवर के चांसेस कितने। हमने ना सारे अपने उनको पेपर भेजे हुए हैं कि जो बैंक अकाउंट जो हम नहीं भी यूज़ किए हुए, जो साल से बंद पड़े हुए हैं, वो भी हर चीज़ उनको दी हुई है। और ये भी मेंशन किया कि हमें जो है ना वो मिल रहा है यूनिवर्सिटी में, हर चीज़ उनको, कोई चीज़ हाइड नहीं की, सब कुछ मेंशन किया है। तो मैंने पूछना था कि उसमें अगर कोई ना जवाब आए फिर क्या स्टेप है, अगर ना जवाब आए हमें हमारे एक्सटेंशन की डेट तक। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक पहली बात है वो ये कि फ़ी वेवर में मेरिट क्या है वो मैं कुछ भी नहीं कह सकता बिकॉज मैंने आपकी एप्लीकेशन नहीं देखी। लेकिन अगर हम कॉमन सेंस को देखें तो फिर तो यार आपको मिलना चाहिए मेरी नज़र में, बिकॉज अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप अपना गुजारा खुद कर सकें और आप यूनिवर्सल क्रेडिट के ऊपर गुजारा कर रहे हैं, तो हाउ डज़ द होम ऑफिस एक्सपेक्ट कि 2800 पाउंड्स पर एप्लीकेंट, 26 है वैसे लेकिन 200 अपॉइंटमेंट का भी हम ऐड कर लें, एवरेज निकाल लें, तो 2800 पाउंड्स पर एप्लीकेंट आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर कॉमन सेंस प्रिवेल की जाए तो फिर ऑफ कोर्स होम ऑफिस को आपको फ़ी वेवर देना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर अनलेस
irregular आपके अकाउंट में क्रेडिट्स आ रहे हो तो फिर होम ऑफिस आपको एक ईमेल करता है और जस्टिफिकेशन मांगता है उस irregular क्रेडिट्स की, आपने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। बस एक बात मैं पहले बता दूं लोगों को कि लोग मुझे एकदम फ़ोन करके घबरा जाते हैं, तारिक भाई हमने अप्लाई किया और उन्होंने ईमेल कर दी। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है अगर आपको ईमेल करता है होम ऑफिस फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। दैट वुड मीन कि उन्होंने आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं की है। एज लॉन्ग एज आप उनको एडिक्वेट एंड रीजनेबल आंसर दे दें, देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। ये मैं एक जनरल बात इसलिए कर रहा हूँ लोगों के लिए क्योंकि मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं, तारिक भाई हमने फ़ी वेवर किया, हम बहुत घबरा गए, अर्जेंट के जी उन्होंने हमें सवाल पूछ लिया। तो मैं आगे से कहता हूँ दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज वरना वो आपको जवाब दे देते कि हम नहीं देते फ़ी वेवर। तो सवाल पूछना इज़ वेरी गुड। तो मैं आपके बारे में तो नहीं कह सकता कि वो क्या करेंगे बिकॉज मैंने एप्लीकेशन देखी नहीं आपकी, बट यू कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट। फिर आपका बड़ा अच्छा सवाल आता है कि जी लॉन्ग रेजिडेंस पे क्या इफेक्ट होगा अगर सितंबर तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो क्योंकि आपको ऑलरेडी 4 वीक्स हो गए हैं, दैट्स अ वेरी गुड चांस कि सितंबर से पहले आपको जवाब आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों को नहीं भी आता जवाब, तो मेरा पहला सवाल उनसे होता है कि कैन यू अफोर्ड, छोड़ दें इस बात को कि हमें करना क्या चाहिए, कैन यू अफोर्ड द फ़ी। 90-80% जवाब ये होता है कि जी हम फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तभी तो फ़ी वेवर की है। हाँ हम ये ज़रूर करेंगे कि मैक्स आउट करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड और फिर हम अप्लाई करेंगे। तो दैट इज़ नॉट अ वे ऑफ, क्योंकि फिर आप अगली दफ़ा क्या करेंगे। तो बेहतर है कि आप वेट करें। होम ऑफिस ने कमिटमेंट तो ये दी हुई है कि अगर आप फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करेंगे और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो हम आपको जब फ़ी वेवर का जवाब देंगे तो 10 दिन का टाइम देंगे जिसके अंदर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर टेक्निकली सेक्शन 3C को देखा जाए तो इसमें फ़ी वेवर कवर नहीं होता। हाउएवर होम ऑफिस की ये जो गाइडेंस है फ़ी वेवर के ऊपर, बंदा इसको यूज़ कर सकता है लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन के वक्त। एंड अगर उस वक्त होम ऑफिस इस बात पे आपको वीज़ा नहीं देता कि भाई 3C के अंडर आपके ये वाला पीरियड कवर नहीं था क्योंकि फ़ी वेवर इज़ नॉट एन एप्लीकेशन, इट्स अ रिक्वेस्ट, तो दैट वुड बी वेरी हार्श। और मुझे नहीं पता कि उस वक्त तक कौन सा लॉ डेवलप हो चुका होगा, बट देन यू कैन आर्ग्यू टू द होम ऑफिस कि भाई ये हमारे साथ ज़्यादती है और आप जुडिशल रिव्यू पे उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो अक्सर मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि देखें इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो ऑफ कोर्स फिर अप्लाई करें, लेकिन लोगों के पास पैसे जेन्युइनली नहीं होते और उनको उधार लेना पड़ता है या उनको क्रेडिट कार्ड अपने मैक्स आउट करने पड़ते हैं। दैट इज़ नॉट अ वे ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन। सो आई एम होपिंग कि आप उस चीज़ के अंदर ना आए कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए और रिक्वेस्ट अभी तक पेंडिंग हो। लेकिन अगर होता है देन यू शुड टेक योर चांसेस विद द होम ऑफिस पॉलिसी। लेकिन ये कोई एडवाइस नहीं है, ये हम एक जनरल बात शेयर कर रहे हैं। इट कुड बी कि 10 साल जब कंप्लीट होम ऑफिस कोई इशू रेस कर ले, बट कंसिडरिंग कि उनकी पॉलिसी क्या कहती है फ़ी वेवर के ऊपर, यू कुड आर्ग्यू इन अ जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन कि भाई मेरे कंटिन्यूस पीरियड को लीगल कंसिडर किया जाए बिकॉज जो मैंने ओवर स्टे अपना किया था वो मेरी वजह से नहीं था, वो इनएबिलिटी थी मेरी एप्लीकेशन डालने की बिकॉज होम ऑफिस ने टाइमली मैनर पे मुझे फ़ी वेवर की एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया, विच इज़ विद इन द गाइडलाइन लॉन्ग रेजिडेंस की। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये सवाल है कि मैं अपनी सिस्टर को पाकिस्तान से बुलाना चाहती हूँ विजिट वीज़े पर, जस्ट फॉर टू विजिट मी 1 month or 2 month जी। और वो उनका ये है कि वो कोई जॉब नहीं करती, बस घर में रहती हैं। वो डिपेंडेंट है, मेरे भाई के पास रहती हैं और अनमैरिड हैं। तो मैं बुला सकती हूँ सिंपली उनका ऑनलाइन कॉल करके उनको। ओके थैंक यू। सॉरी आप और भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ लें, माय अपॉलॉजीज। ना सॉरी यही था क्योंकि मैंने बहुत साल पहले अप्लाई किया था लाइक 5 years बिफोर, तो उसका रिफ्यूज हो गया था और उन्होंने रीज़न यही दिया था कि अनमैरिड है और उसका जॉब नहीं करती, इस तरह के रीजन दिए थे। थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। मुझे कान में बोला गया तारिक भाई हमारा ब्रेक का टाइम है तो प्लीज़ अभी आंसर ना दीजिएगा क्योंकि मेरे आंसर थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक फर्स्ट। ब्रेक से वापस आके सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा एंड देन वील टेक सम मोर कॉल्स। ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे चैनल को देते हैं, इस शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है आफ्टर द ब्रेक। इस सवाल के बाद आई ट्राई टेकिंग सम मोर कॉल्स। सो सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल आई, उन्होंने कहा कि मेरी बहन है जिनको मैं बुलाना चाहती हूँ ऑन अ विजिट वीज़ा एंड शी इज़ सिंगल इन अ हाउस वाइफ, और नॉट हाउस वाइफ मीनिंग कि काम नहीं करती।
देखें, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सर्टन इंडिकेटर्स होते हैं होम ऑफिस के जिसकी वजह से दे फील कि भाई ये हाई रिस्क एप्लीकेशन है, जिसमें से सबसे बड़ा इंडिकेटर तो है एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तान. आई रिमेंबर 2010 की बात है जब थ्रीसा मे आई थिंक वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट. मुझे याद है कि एक रिपोर्ट आई थी इंस्पेक्टर जनरल से एंड दे वर सेइंग जनरल से एंड दे वर सेइंग कि उनको 2010 में फ़ील हुआ था कि विज़िट वीज़ा एप्लीकेशंस जो पाकिस्तान से होती हैं, स्पेशली जो प्रोसेसिंग सेंटर अबू धाबी में, थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन करता है उन एप्लीकेशंस की जो पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं लोग, बिकॉज दे कंसिडर देम अ वेरी हाई रिस्क. आई थिंक उस रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई है, फिर होम ऑफिस ने प्रॉमिस किया है कि भाई हम उस तरीके से इन एप्लीकेशंस को अब नहीं देखेंगे. लेकिन जो मैं एक जनरल बात बताना चाहता हूँ कि वैसे भी सिंगल वुमन पाकिस्तान से होम ऑफिस की कंसिडरेशन में हाई रिस्क इसलिए भी होती है कि यहाँ का कानून ये कहता है, जो वैसे हालांकि ये कंसिडर नहीं होना चाहिए उस तरीके से, लेकिन दे नो कि जी अगर कोई सिंगल वुमन इधर आके क्लेम करे या मैरिड वुमन भी लेकिन अकेली आके यहाँ क्लेम करें कि जी मैं पीछे से ऑस्ट्रासाइज्ड होगी, मीनिंग अब मेरा कोई देखभाल करने वाला पीछे नहीं है, तो यहाँ का कानून कहता है फॉर पाकिस्तानी वुमन कि उनको यहाँ असाइलम मिलना चाहिए अपार्ट फ्रॉम अदर कंडीशंस. तो उनको ये भी डर होता है कि भाई ये इनकी इंटेंशन नहीं है वापस जाने की. तो उस वजह से आपके फैमिली एंड पर्सनल कनेक्शन पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा के लिए प्रूव करना और भी ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ उनको पता है कि अगर इधर आके उन्होंने पाकिस्तानी वुमन ने ये एप्लीकेशन डाल दी कि जी मैं ऑस्ट्रासाइज्ड हो गई हूँ, यानी कि मेरी अब कोई पीछे से मेरे नाते रिश्ते सारे टूट गए, तो हमें उनको यहाँ असाइलम देना पड़ेगा. तो इस वजह से और भी अंडर राइटिंग स्ट्रिक्ट हो जाती है ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर. तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, मैंने उन पर पूरा जिक्र किया कि विज़िट वीज़े पे क्या क्या चीज़ से आप लगानी चाहिए. सिर्फ मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके दें फैमिली, फाइनेंशियल एंड सोशल सर्कमस्टांसेस के बारे में एप्लीकेंट की, प्रूव करके दें और डिटेल में बताएं कि व्हाई डू यू फील द एप्लीकेंट विल गो बैक. उसके बाद भी अगर होम ऑफिस रिफ्यूज़ करता है विज़िट वीज़ा, तो फिर ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शन है जुडिशल रिव्यू की, ताकि आप एक इंडिपेंडेंट जज के आगे जाके अपने केस को प्रेजेंट कर सकें. लेकिन फॉर दिस वेरी रीज़न जो मैंने अभी बताई है कि असाइलम का उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, जो ख़वातीन चाहे मैरिड हो या सिंगल हो, यहाँ के बोलें कि जी मैं पीछे से ऑस्ट्रासाइज्ड हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होम ऑफिस थोड़ा सख्ती से इन एप्लीकेशंस को देखता है. तो सवाए एप्लीकेशन में अप्लाई करने की विज़िट वीज़ा की और आप कुछ नहीं कर सकते, एंड इफ़ दे रिफ्यूज़ आप फिर उसको अपील करें. सो थैंक यू सो मच. व्हेन ऐसे अपील करें मीनिंग जुडिशल रिव्यू के अंदर उसको चैलेंज करें. सो थैंक यू सो मच. आपकी कॉल करें. आई विश यू ऑल द बेस्ट. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी जी तारिक, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से. थैंक यू फॉर आस्किंग. तारिक, मेरा सवाल है कि मेरा असाइलम था जो 3 साल से पेंडिंग था और इस जून में जो रिफ्यूज हो गया, तो अब मैंने अपील के लिए जो डाल दिया वो पेपर, तो कितनी देर में कोर्ट की अपील आएगी? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. देखें, कभी कभी होता है कि हेयरिंग से पहले वो CMR भी करते हैं, जिसको केस मैनेजमेंट रिव्यू हेयरिंग बोलते हैं. वो डिपेंड करता है, जो आजकल पहले जजेस बोलते थे अब कोर्ट क्लर्क्स डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि कोर्ट की थोड़ी सी रेगुलेशन चेंज हुई है कि वो फिर पूरा केस पढ़ के डिपेंडिंग ऑन आप अपना जब बंडल जमा कराएंगे तो वो फिर आपको बताएंगे कि हेयरिंग कब होगी. क्योंकि नॉर्मली होता है कि आजकल डायरेक्शंस मिलती हैं कि इस डेट को हेयरिंग बंडल जमा कराना है, इस डेट को होम ऑफिस ने वो जमा कराना है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि CMR होनी चाहिए या नहीं, या फिर डायरेक्ट सब्सटेंसिव हेयरिंग हो जाए. तो क्योंकि मुझे आपकी केस की हिस्ट्री नहीं पता, मुझे ये नहीं पता किस स्टेज के अंदर आपकी अभी केस की डेवलपमेंट पहुंची है, बिकॉज नॉर्मली वो हर स्टेज की डेडलाइन दे देते हैं, क्योंकि आजकल तकरीबन सारे केसेस ऑनलाइन होते हैं होम ऑफिस के कोर्ट के हब सिस्टम के थ्रू. तो मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता. हाँ, लेकिन ये ज़रूर पता है कि नॉर्मली 3 to 4 months के अंदर आपकी सब्सटेंसिव हेयरिंग आने का चांस होता है, गुड चांस होता है, जब आप एक दफ़ा अपील जमा करा दें, अनलेस आपकी CMR आ जाए. CMR होती है कि वो ख़ुद डिसाइड करते हैं कि केस में इतनी इश्यूज़ हैं कि उनको हम थोड़ा नैरो डाउन कर लें या उनको हम थोड़ा सा स्ट्रेट कर लें दोनों पार्टीज़ आपस में बातचीत करके. तो वो CMR हेयरिंग होती है. उसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी केस की CMR हेयरिंग भी होती है. सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल के. आई विश यू ऑल द बेस्ट. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर. छोटा सा एक सवाल है जी. सर मेरी मिसेज ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 year ਰੂਟ ਪਰਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 year ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੋਸੀ ਤਾਂ
कितने महीने पहले अप्लाई करना चाहिए? थैंक यू सो मच. देखें, जहाँ तक फ़ीस की बात है, ऑन एवरेज मैं राउंड ऑफ करके बता देता हूँ, इट्स अबाउट £2800. उसका ब्रेकअप मैं इस तरह दे रहा हूँ कि तकरीबन £1560 है IHS सरचार्ज, एक्सटेंशन की बात हो रही है. तकरीबन £1052-53 होम ऑफिस की फ़ीस है एप्लीकेशन की, और जो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वो एनीवेयर फ्रॉम £74 to £199 की होती है, जो ये प्राइवेट पार्टी है जो अपॉइंटमेंट आपकी सेट करके लेती है. तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ऑलमोस्ट £2800 पर एप्लीकेंट बन जाता है. अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हैं, जो नेक्स्ट डे सर्विस होती है जिसको हम सुपर प्रायोरिटी सर्विस बोलते हैं, वो £800 ऑन टॉप है. जहाँ तक बात आ जाती है इस वक्त कब अप्लाई करना चाहिए, तो नॉर्मल एज ए रूल ऑफ थंब आप 28 डे पहले अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर आप बहुत जल्दी भी अप्लाई करना चाहते हैं तो महीना, 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले अप्लाई कर लें. बहुत भी पहले अप्लाई ना करें, बिकॉज एक बात का ख्याल रखें कि आपने दोनों वीज़ों को मिला के 60 मंथ्स पूरे करने होते हैं बिफोर यू मेक एन एप्लीकेशन सेटलमेंट की. तो ये ना हो कि आप इतना जल्दी अप्लाई कर दें कि जब दोनों वीज़े ऐड करें तो 60 मंथ्स आपके पूरे ना हो. अनलाइकली ऐसे कभी होता है, लेकिन आई हैव सीन केसेस कि किसी ने क्योंकि ट्रैवल पे जाना था 3-4 महीने पहले प्रीमियम सर्विस लेके वीज़ा वो चल पड़े, लेकिन जब उन्होंने दोनों वीज़े अपने ऐड किए तो 60 मंथ्स पूरे नहीं हो रहे थे, तो फिर उनको एक तीसरी एक्सटेंशन लेनी पड़ी बिफोर दे कुड अप्लाई फॉर सेटलमेंट. बट बहुत ही रेयर होते हैं ये केसेस. बट अगर आप 1.5 से 2 महीना और 28 डे का एवरेज लगाएं, दैट इज़ अ गुड इंडिकेशन कि आपको इससे पहले वीज़ा अप्लाई करना चाहिए एटलीस्ट 28 डेज़ के अंदर अंदर. थैंक यू आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम फायजा मुगल है. मैं यहाँ बर्कशायर से बात कर रही हूँ जी. मेरा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर. एक तो क्वेश्चन ये था कि ज़म्ब्रानो राइट्स क्या होता है, अ पर्सन विद सच एज अ पर्सन विद ज़म्ब्रानो राइट्स. एक तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये है. दूसरा सर सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड जो कि हम यहाँ पर एज ए पार्टनर रह रहे हैं, हमारा सिर्फ रिलीजियस निकाह हुआ था, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई. तो वी बिन लिविंग टुगेदर सिंस 2001-2. तो उसके बाद 2012 में मेरे बेटे की बेस के ऊपर, जो कि उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो हमें ह्यूमन राइट्स पे एप्लीकेशन पे हमें मुझे और बच्चों को सेटलमेंट की मिली थी. मेरे हस्बैंड की एप्लीकेशन साथ में नहीं थी. उन्होंने बाद में अपनी एप्लीकेशन जोड़ी थी. उनको 2014 में फादर ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन उन्होंने दिया था, स्टेटस दिया था. तो सिंस देन अभी उनकी एक एक्सटेंशन हुई, फिर दूसरी, अब तीसरी के लिए अप्लाई किया हुआ 2021 में. इन्होंने किया है तकरीबन लास्ट वीक ही तकरीबन हमें एप्लीकेशन मिली हुई है, आई मीन इंफॉर्मेशन मिली है कि 23 जुलाई को वो हो गया सर. एप्लीकेशन भेज दिया, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि जी वी राइट, अपने लॉयर से हमने बात की कि उन्होंने कहा कि वी राइट टू देम टू इन्फॉर्म द होम ऑफिस कि सेंड योर एप्लीकेशन ऑन द ग्रांट ऑफ सेटलमेंट स्टेटस एज ए पर्सन विद ज़म्ब्रानो राइट्स. मेरा सवाल असल में ये है कि सर हम लोग काफ़ी अरसे से इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन 2020 में मेरे हस्बैंड को 2014 में परमिशन मिली थी पाकिस्तान जाने की. उसके बाद 2 दफ़ा विजिट किया और तीसरी दफ़ा जाके उन्होंने वहाँ पे दूसरी शादी कर ली है. मेरी शादी यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, उस औरत की भी वहाँ पे शादी रजिस्टर नहीं कराई गई. तो सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत एक सिचुएशन में कि जिसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या. मैं अपनी ये सारी सिचुएशन अगर होम ऑफिस को सारी एक्सप्लेन करूँ कि इस तरह से हमारे साथ धोखा किया गया, हमसे छुपाया गया, यहाँ पर हमारे साथ रह रहे, उधर जाके दूसरी शादी की है, तो क्या चांसेस हैं, मतलब क्योंकि ज़ाहिर है उनका वीज़ा तो ब्रिटिश चिल्ड्रंस की बेसिस पे है ना, जबकि मेरी बच्चों की बच्चे 4 चिल्ड्रन हैं. एल्डर शी इज़ 18, फिर 16, फिर 13 और फिर 6 years old. जो 18 years old है शी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन जो 16 years old है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं मेक कर सकता. लेकिन 13 साल का बच्चा जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है डैड के, और छोटा बच्चा तो खैर वैसे ही अंडरस्टैंडिंग उसकी इतनी नहीं डेवलप हुई. तो हम लोगों को घर में कोई सपोर्ट नहीं की जाती. हम लोगों को कहा जाता है कि हमारी कोई इनकम नहीं है, सिर्फ 400-500 पाउंड दिया जाता है और बाकी पैसे बैक होम भेज के. तो वहाँ पर उन्होंने मिलियंस की प्रॉपर्टी भी बनाई है. दिस इज व्हाट आई फाउंड आउट. लेकिन मेरे पास किसी चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है. मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब इसको किस तरह से कर सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती. प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़. थैंक यू. थैंक यू मैम आपकी कॉल का. देखें, पहले मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूँ, बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं जिसमें
میں فیل کرتا ہوں کہ آئی کال اٹ ابیوسو ریلیشن شپ بیکاز ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے, اور یہ میں امیگریشن کی پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بات کر رہا ہوں, کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ابیوسو ریلیشن شپ ہوتی ہے جہاں صرف فزیکل وائلنس ہو, ایموشنل وائلنس بھی ابیوسو ریلیشن شپ کے اندر آتا ہے. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اسپیشلی اس ملک میں رہتے ہوئے کہ آپ کسی ابیوسو ریلیشن شپ کے اندر رہیں. اس کی وجہ میں آپ کو سمپلی بتاتا ہوں کہ اس ملک میں, یہ امیگریشن کی بات آپ سے کر رہا ہوں, کہ دے آر سو نائس کہ اگر آپ کے برٹش بچے ہیں تو آپ ان سے ہاؤسنگ بینیفٹ لے سکتے ہیں, آپ ان سے ورکنگ ٹیکس کریڈٹ لے سکتے ہیں, اور بیکاز آپ کے جتنے بچے ہیں, آپ نے کہا ماشاء اللہ جتنا آپ بتا رہے ہیں نمبرز, اور آپ کی تو ایک بچی کو ڈیفیکلٹی بھی ہے, تو آئی تھنک ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس کا بھی اس میں اسکوپ بنتا ہے. میں بینیفٹ کا کام کا مجھے نہیں پتہ, لیکن آئی نو کہ یہ سارا اسکوپ بنتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ بینیفٹ کے اوپر جائیں گے آپ کو اتنی اچھی بینیفٹس ملیں گے کہ آپ کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ بولیں کہ طارق بھائی میں کیسے بینیفٹ لے سکتی ہوں بیکاز میرے پاس تو جو ویزا ہے اس پہ نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہے, تو میں ساروں کو یہ بتا دوں کہ جن کے پاس نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہے اور ان کے کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہے فائنینشیل, جس طرح آپ کے ہیں کہ آپ نوکری بھی نہیں کر سکتی بیکاز آپ نے اپنی بچی کا خیال رکھنا ہے, یو آر اے ہاؤس وائف, مطلب آپ گھر میں رہنے والی ہیں اپنی بچی کی خاطر, آپ کے اور اتنے بچے ہیں کہ آپ نوکری افورڈ نہیں کر سکتی, یو آر ان اے مائنڈ نہ کریں بٹ ان ابیوسو ریلیشن شپ ایموشنلی, تو آپ بالکل اپلائی کر سکتی ہیں ہوم آفس کو ٹو ریکورس ٹو پبلک فنڈ. وہ اگر آپ کو پبلک فنڈ دے دیتے ہیں تو آپ کو کسی کی پیسوں کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے, آپ بڑے آرام سے اپنا خود سارا دیکھ بھال کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ. میں 2 باتیں آپ سے عرض کروں گا بیفور آئی آنسر یور ادر کویشچنز. پہلی بات آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ایسی ریلیشن شپ میں رہنے کی جہاں آپ فیل کر رہی ہیں کہ آپ انفیریٹی کمپلیکس میں ہیں, آپ ایک ابیوسو ریلیشن شپ میں ہیں. آپ ہوم آفس سے رابطہ کر کے اپنا اسٹیٹس, ویزا تو آپ کو ملے گا ہی انشاءاللہ, آپ اپنا وہ ریکورس ٹو پبلک فنڈ کھلوا کے انڈیپینڈنٹلی اپنی لائف گزار سکتی ہوں. یقین کریں میں اگین بینیفٹ کا کام نہیں کرتا, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ کو اتنے بینیفٹ ملیں گے کہ آپ ایک بہت 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 کمفرٹیبل لائف گزار سکیں گے, اور یہ بہت اچھی بات ہے اس ملک کی. تو پلیز اس بات کو دھیان سے کریں. اگر آپ کو ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو سٹیزن ایڈوائس بیورو سے بات کر لیں, اینڈ دیر انف پیپل آؤٹ دیر جو وداؤٹ پیسے چارج کیے آپ کی مدد کر دیں گے, آپ کو ایٹ لیسٹ انفارمیشن دے دیں گے کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, یا آپ کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں, لیگل ایڈ والوں سے بات کر سکتے ہیں جو لا فرمز ہوتی ہیں جو لیگل ایڈ پہ کام کرتی ہیں, اینڈ دے کین آلسو میک این اپلیکیشن فار یو فار ریکورس ٹو پبلک فنڈ. تو آئی تھنک پہلی بات تو آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے کہ امیگریشن میں آپ کے لیے یہ سہولت ہے کہ آپ ریکورس ٹو پبلک فنڈ کی اپلیکیشن ڈال کے اپنے فنڈز کھلوا کے, اور پھر اتنے اچھے یہاں فنڈز ملتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکتے ہیں. آپ کو 500-400 پاؤنڈ کسی سے لینے کی محتاجی کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, تو پلیز اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں. سیکنڈ بات ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہے کہ اگر وہ آپ سے الگ بھی ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا رائٹ ہے ویزے کا تھرو دا چائلڈ کانٹیکٹ, اور اگر آپ منع بھی کرتی ہیں کہ نہیں جی میں چائلڈ کو نہیں ملنے دیتی, تو آف کورس ہی کین گو تھرو دا فیملی کورٹ پروسیجر, اور پھر کیس والے انوالو ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دیر از نتھنگ اپارٹ فرام کہ جی میں اس چیز کو نہیں چاہتی اور وہ کیس والے انوالو ہوں گے, یو کین ڈو مچ کہ ان کا ویزا کسی طریقے سے کینسل ہو یا کوئی ایشو ہو جائے, بیکاز ہی ڈز ہیو رائٹ آف اے ویزا بیکاز آف ہز چلڈرن. تو میں ایسے لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نہ پہ ٹینشن لیں, زندگی میں اور بھی بڑی چیزیں کرنے کی, بی اے پارٹ, اور جو دوسرا شخص کر رہا ہے کرنے دیں. ڈونٹ ہیو اینی تھنگ کہ جی کسی طریقے سے اس کا ویزا کینسل ہو جائے, کسی طریقے سے واپس چلا جائے, بیکاز اٹ ول ناٹ ہیپن. ان کا بھی اپنا رائٹ ہے اور وہ اپنے طریقے سے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو اتنا پریشر نہ دیں کہ جس سے آپ کی اور حالت خراب ہو. تو پلیز جو میں نے پہلی بات بولی اس پہ دھیان دیں, ڈونٹ وری اباؤٹ آل دس. جہاں تک زبرانو کیریئر کی بات ہے, مجھے کان میں بولا جا رہا ہے طارق بھائی پلیز ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, ہمارے پاس 2 منٹ ہیں, مجھے پھر بتا دینا میں نے 10 سیکنڈس, تاکہ میں زبرانو کا تھوڑا 40 سیکنڈز وہ مجھے بتا رہے ہیں. تو میں نیکسٹ ویک آپ آئیے گا, میں زبرانو سے شروع کروں گا, لیکن میں نے شو کے شروع میں بھی تھوڑا ذکر کیا تھا. زبرانو کیریئر ہوتے ہیں کہ اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ برٹش چائلڈ ہے, میں اس کی مطلب ایز اے مدر یو آر دا کیریئر ٹیکنیکلی آپ کی ہے, تو اگر میں کنٹری چھوڑ کے جاتی ہوں تو دا چائلڈ ول آلسو ہیو ٹو لیو دا کنٹری ود می. اس کو زبرانو کیریئر بولتے ہیں. اور اگر آپ کے بچے کو آلریڈی 5 سال ہو گئے ہیں ایز اے برٹش سٹیزن, تو آپ ڈائریکٹ سیٹلمنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور میں آخری چیز جلدی سے بول دوں, اگر آپ زبرانو کیریئر کی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں, پلیز اپنی ہیومن رائٹ اپلیکیشن بھی چلاتے رہیں. اس پہ میں نے کافی ڈیٹیل پریویس شوز میں بھی بولا ہوا ہے.
تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے. مجھے ابھی بولا گیا طارق بھائی بس کر دیں. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.